यस पीपल। तो आई होप आपने ओएमएसएम का वीडियो देखा होगा, इसीलिए आप यहाँ आए हो। ओएमएसएम के वीडियो के बाद आइए बात करते हैं बाकी चैप्टर्स की, स्टार्टिंग में टैक्स। मैं पहले टैक्स पे जाना चाहूंगा। टैक्स के अंदर में अगर मैं डीटी की बात करता हूं तो डीटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पीजीबीपी के, सैलरीज के या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के। ठीक है, सॉरी कैपिटल गेन्स के, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बोल रहा हूँ, कैपिटल गेन्स, सैलरीज एंड पीजीबीपी के। ये तीनों चैप्टर्स जो है, ये तीनों हेड्स जो है, उसके न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट जितने हो सके एक बार देख लीजिएगा, लास्ट डे पे कंपलसरी देखना है। उसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप गिफ्ट वाले क्वेश्चन देख सकते हो, आईटीआर पैन वाले जो सेक्शंस होते हैं 139 एक्सेट्रा, वो सेक्शंस में आपको थ्योरी पार्ट देखना है थोड़ा सा। एचपी के अंदर में सेक्शन 24 जहां पे इंटरेस्ट वगैरह सब चीजें है वो देखना है, और डिडक्शंस जो होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो आपको लगते हैं उतने देख लीजिएगा। सर मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस, नहीं मतलब बात वैसी नहीं है, जैसे कि कुछ सेक्शंस एटीएससी तो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट है यार, एटीडी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटी वो लोन वाला है ना, एजुकेशन लोन वाला, एटी ई नहीं, ई नहीं है, ई जो भी है वो एक सेक्शन लोन वाला, ईवी का लोन वाला जो सेक्शन है वो एक देख सकते हो आप। ऐसे कुछ सेक्शंस आप देख सकते हो। एटी यू जो सेक्शन है डिसेबिलिटी वाला, उसके ऊपर भी कभी कभार केस एक आधा आ जाता है। तो वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको जो लगता है उसके ऊपर ज्यादा देखिएगा, जरूरी नहीं है पूरा चैप्टर कवर करना है, करते हो तो बढ़िया चीज है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं आईडीटी की, अगर मैं आईडीटी के अंदर में जाता हूं, मैं पहले बात करता हूं ओल्ड सिलेबस के वालों की, डीटी तो कॉमन है दोनों में, और आईडीटी में ओल्ड की बात करते हैं। ओल्ड में कंपोजिशन स्कीम और कंपोजिशन के साथ एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन, कई बार एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन आसान है इसके लिए हम छोड़ देते हैं, बट उसके ऊपर क्वेश्चन आता है 2 से 3 मार्क का, 5 मार्क का, और हम नहीं लिख पाते हैं। तो ट्राई करिएगा एटीयू का क्वेश्चन या एटीयू का डेफिनेशन जो है प्रॉपर्ली दिख करके जाइएगा, उसके ऊपर थोड़े बहुत जो एक हाथ क्वेश्चन होंगे देख लीजिएगा। ठीक है, जीएसटी कब लगता है, पेबल है नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, उसमें चार्ज भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया जा सकता है। प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करना है, कौन से केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कहां आएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस आईजीएसटी एक्ट में से देख लीजिएगा। टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में लगभग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई छोटा मोटा न्यूमेरिकल लगभग आया है, और उसमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स तो है नहीं, एडिशंस डिलीशंस याद रखने हैं 15 1 2 3 4 के हिसाब से। डिस्काउंट का एडजस्टमेंट ध्यान से देख लीजिएगा, खास करके डिस्काउंट आफ्टर द इनवॉइस हैज बीन इशूड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस कंपलसरी वाला 22 23 24 तीनों भी लगभग कंपलसरी कब है, कब करना ही नहीं है, और कब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। स्टेट के नाम वगैरह कौन से है याद रख दीजिएगा। कस्टम्स का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कस्टम्स, जहां पे थ्योरेटिकल चीजें काफी है, उसमें डेफिनेशंस वगैरह भी कुछ चीजें हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। और वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट ओल्ड सिलेबस में माना जाता है मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का, तो वेयर हाउसिंग के कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। जैसे वहां वेयर हाउसिंग था, न्यू सिलेबस में लगभग ड्यूटी ड्रॉबैक जो है कस्टम्स के अंदर में, ये थोड़ा सा जाना माना प्रोविजन लगता है, आ सकता है। उसके अलावा चैप्टर 1 कस्टम्स का ध्यान से देखना है, एंटी डंपिंग ड्यूटी आपने देखना है। उसके अलावा इंजरी मार्जिन का एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान से देख सकते हो, मुझे पेपर्स में बहुत बार वो कंसेप्ट आते हुए दिखा है, ओल्ड में भी न्यू में भी। डीटीए से अगर मैं गुड सेल करता हूं एसईजेड के अंदर में, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले जो प्रोविजंस वहां लगते हैं कैसे लगते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है थोड़ा सा, दैट इज फॉर कस्टम्स। गोइंग ऑन टू जीएसटी पार्ट, इन केस ऑफ न्यू सिलेबस ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटेटिव नहीं है, इसके लिए आपको कम टॉपिक्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, बट जो भी रिपीटेटिव है वो कहां से आया है, अगेन एटीओ एंड कंपोजिशन फेवरेट है सेक्शन 10। उसके अलावा ई इनवॉइस, मतलब इनवॉइस तो है फेवरेट, बट इनवॉइस पे कम क्वेश्चन है, ई इनवॉइस पे ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ई इनवॉइस का आप देख सकते हो पार्ट, ई वे बिल के प्रोविजंस आप देख सकते हो, अच्छे से देखिएगा ई वे बिल के प्रोविजंस को। एट द सेम टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई कुछ सिमिलर लेंथ पे जैसे मैंने यहां बताया, और 22 23 24 सेक्शन रजिस्ट्रेशन का, इसको भी आपने थोड़ा सा समझ लेना है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट टैक्सेशन पार्ट, दैट इज अबाउट टैक्सेशन पार्ट। गोइंग ऑन टू, अभी मैं सीरियली जा रहा हूं। ग्रुप 1 के अंदर में आपका एक चैप्टर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओल्ड न्यू के लिए लगभग कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं रिपीटेटिव पार्ट में, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं आपको मैं। ज्ञान तो हालांकि मैं नहीं दे पाऊंगा इसमें, मुझे अकाउंट्स पसंद नहीं है बिल्कुल भी, बट हाँ मतलब थोड़े से एनालिसिस जो मैंने किए हुए उसको शेयर कर लेता हूं। न्यू सिलेबस में एक लीज का टॉपिक है, एक लीज का टॉपिक है न्यू सिलेबस में। मेरे आसपास में जितने भी अकाउंट्स के एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरी बात जब होती है तो वो बोलते हैं कि सर ये न्यू सिलेबस में टॉपिक फेवरेट रहेगा हमेशा के लिए, तो हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन आपको दिख जाए। तो ये एनालिसिस का पार्ट नहीं है, ये मैंने कुछ एक्सपर्ट लोगों से बात की है, उसके बेसिस पे जो मुझे लगता है उनके ऊपर भरोसा करते हुए लीज का एक पार्ट आपने थोड़ा सा देख लेना है। नहीं पढ़ा है तो बोले छोड़ दीजिए, एक बार देख लीजिए, बट अगर पढ़ा है तो थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा डेप्रिसिएशन और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग नामक का जो बड़ा सा चैप्टर है उसमें आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। पार्टनरशिप तो 100% आता ही है आपको, फाउंडेशन में किया हुआ है, उसमें रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन दो एडजस्टमेंट्स ध्यान से करिएगा, बाकी कुछ किया नहीं क्या फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और वहां ग्रुप 2 में कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के अंदर में भी दोनों जगह पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वेटेज काफी अच्छा है, मतलब एकदम बढ़िया वेटेज भी नहीं है बट वेटेज है, तो उसको आप छोड़ नहीं सकते, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, दोनों जगह काम हो जाना चाहिए आपका। उसके अलावा 3 टॉपिक्स है जहां पे लगभग लगभग आप देखोगे इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार आता है, इसका भी क्वेश्चन आया ही है, इसमें से नहीं आया है तो इसमें से आया है, इसमें से नहीं आया है तो इन दोनों में से आया
है, मतलब तीनों में से दो टॉपिक लगभग हर अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एक बेड डेट्स वाला एडजस्टमेंट कंफर्म आया है फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, बेड डेट प्रोविजंस वाला, दूसरा है आपका लास्ट वाला एनपीओ वाला, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद कंपैरिजन आसान हो इसके लिए मैं जाता हूं ग्रुप 2 के कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट पे। हो सकता है आप में से जो लोग एक ही ग्रुप देना चाह रहे हो, आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, जंबलिंग हो, आपको वीडियो बीच बीच में से दिखना पड़ेगा, बट मेरे ख्याल से दोनों ग्रुप के हिसाब से थोड़ा सा वीडियो सही तरीके से बन जाएगा। आप इसको ग्रुप 2 जब देने वाले हो या ग्रुप 1 जब देने वाले हो उसके अकॉर्डिंगली रेफर कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप 2 के अंदर में ज्यादा वैरायटी नहीं है, मतलब वैसे वैरायटी ज्यादा है बट जो रिपीट वाली बात है ना उसमें इतनी सच वैरायटी नहीं है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे एज सच तो एक ही टॉपिक है, कौन सा, वो पहला चैप्टर जो है ना आपका अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स वगैरह, उसमें अंडरराइटिंग और फॉरफीचर, इसके ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी आता है लगभग। इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी को बांट करके, मतलब तीनों को मिला करके, सॉरी बांट करके नहीं, तीनों को मिला करके लगभग 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आया है। तो आप तीनों में से कुछ इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन देख ले सकते हो, हालांकि है तो आसान बट थोड़ा सा उसको शेड्यूल्स वगैरह उसको प्रॉपर्ली देख लीजिएगा, आंसर्स कैसे लिखने हैं, वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं, उसमें कैलकुलेशंस कैसे होते हैं एक्सेट्रा। उसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप कॉस्टिंग वगैरह में एफएम में पढ़ रहे हो सेम तरीके से, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे ग्रुप 1 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में था वैसा ही। तो कंपनी अकाउंट्स में एज सच आपको बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस नहीं दिखाई देंगे, हर बार थोड़ा सा अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंसिडरिंग द वैरायटी द सब्जेक्ट हैज। बट हाँ, अगर मैं ऑडिट की बात करता हूं, कंपनी ऑडिट की मैं बात करता हूं, तो बेटा जी आपका एक चैप्टर है कंपनी ऑडिट नामक का, जो लगभग मतलब जितना भी वेटेज है उसका 30-35 मार्क जो भी होगा शायद टेंटेटिवली, वो पूरा का पूरा आपने अच्छे से करना है। और उसके अंदर में भी खास करके अगर आप प्रेफरेंस देना चाहो तो ये चीजें आपने पहले करनी है, जिसमें से हमारे प्रोफेशन के लिए, सीएमए प्रोफेशन के लिए कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बहुत ज्यादा महत्व रखता है। सो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट पहले, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपी का ऑडिट, डिवेंचर का ऑडिट, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का इशू करते हैं ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एज सच ज्यादा रिपीटेटिव नहीं है वैसे तो, टू बी वेरी फ्रैंक, बट मुझे थोड़ा सा गट फीलिंग आया पेपर का पैटर्न देख करके, इसके ऊपर क्वेश्चन दिसंबर 23 में एंड जून 24 में पूछे जाने के चांसेस लगते हैं, शायद नहीं भी होगा बट लगते हैं। तो मैंने मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक एनालिसिस दे दिया है। तो कंपनी ऑडिट और अकाउंट्स जो है ये हालांकि चैप्टर सब्जेक्ट आसान है बट इसमें वैरायटी ज्यादा होने के कारण रिपीटेशन बहुत कम पाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ग्रुप वन में कॉस्टिंग जो पेपर है, लॉ के ऊपर बाद में आता हूं, ग्रुप 1 में कॉस्टिंग जो पेपर है उसके अंदर में एक चैप्टर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, मार्जिनल कॉस्टिंग में फॉर्मूला बहुत सारे हैं जैसे आपको पता होगा, लॉजिक के बेसिस पे भी किए जा सकते हैं बट फॉर्मूलाज भी है, फॉर्मूलाज अच्छे से देखिएगा, उसके लिए मैंने एफ मार्क किया हुआ है वहां पे। एडवाइस बेस्ड क्वेश्चन एक आया है हमेशा, सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में 2 क्वेश्चन आते हैं 5 या 6 मार्क के लिए करके, 7 मार्क के भी हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। तो मार्जिनल छोड़ना ही नहीं है, नहीं समझा है समझ लो कुछ तो भी कर करके, कोई मैराथन रिविजन कुछ ना कुछ देख लो, बट मार्जिनल को छोड़ना नहीं है। एक पीवी रेशियो के आसपास का क्वेश्चन आता है, एक एडवाइस कि आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि ये करना है नहीं करना है, कैसा है क्या नहीं है, एडवाइस बेस्ड क्वेश्चन आता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नॉट टू फॉरगेट, हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, हॉस्पिटल नहीं होटल वाला क्वेश्चन था, हॉस्पिटल याद आ रहा है मुझे, हॉस्पिटल भी था कहीं तो भी। ठीक है, क्या है सुबह से इतने मतलब कल रात से इतने सब्जेक्ट्स के एनालिसिस करते करते इतने क्वेश्चंस वगैरह देख रहा हूं ना, चीजें घूम रही है दिमाग में, मतलब कल नींद भी कम हुई इस चक्कर में और आज दिन भर क्लासेस थे। तो चलिए एनी विच वेज वेरी सॉरी फॉर इट। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग के अंदर में आपका होटल वाला क्वेश्चन जो आता है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, बट उससे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट बेस्ड है, जिसमें बस टैक्सी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाला टाइप का क्वेश्चन है। तो एक बस एक टैक्सी का क्वेश्चन जरूर देख करके जाइएगा। उसके बाद प्रोसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से एक तो भी लगभग आया है हर बार, तो एक ऑपरेटिंग में से आता है और शायद प्रोसेस से आएगा, या फिर ऑपरेटिंग से आएगा और कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। रेयर केस में ऑपरेटिंग से नहीं आकर के प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट दोनों से आया है, रेयर केस में। ठीक है, इसके अलावा जॉब कॉस्टिंग वगैरह जो था वो थोड़ा सा आप देखना चाहो तो देख सकते हो अगर आपके पास समय है तो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहले मटेरियल को फोकस करिएगा, बट मटेरियल आ गया तो लेबर भी आ ही जाएगा आपको, बट पहले मटेरियल पे फोकस करिएगा, उसके ऊपर रिपीटेशन ज्यादा मुझे दिखाई दिया, लेबर के ऊपर रिपीटेशन कम दिखाई दिया मुझे। ठीक है जी, उसके बाद बजट के ऊपर ध्यान देना है आपने, बजट में प्रोडक्शन बजट, कैश वगैरह बजट, जितने भी बजट से थोड़ा सा देख लीजिए एक बार ऊपर से। अगेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन दोनों भी एक्सपेक्टेड है वहां से, थ्योरी रेयरली आता है बट आ सकता है, एमसीक्यू के भी चांस बनते हैं। लेबर वाला जो चैप्टर है उसमें हाल्सी एंड रोवन मॉडल जो है, जिसका मतलब मेरी यादें ताजा होगी, एक्चुअली मेरे इंटर के एग्जाम में ये आया था जब मैं सीए इंटर दे रहा था और मैं ये पढ़ के नहीं गया था, बट मैंने आंसर लिखा था, मैंने वहां नया कंसेप्ट हाल्सी एंड रोवन का बनाया था। वो हाल्सी एंड रोवन भी जहां बैठे होंगे ना बोल रहे होंगे ये इंसान ये मनुष्य कर क्या रहा है, मैंने हाल्सी एंड रोवन मेरे हिसाब से बनाया था, मुझे पता नहीं, मैं 40 मार्क पे पास हुआ था 100 में से कॉस्टिंग के अंदर, बिकॉज मुझे कॉस्टिंग ज्यादा आता नहीं था, अभी भी नहीं आता है ज्यादा, बट हाँ हाल्सी रोवन मॉडल जो है ये एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद ओल्ड सिलेबस वाले ध्यान दीजिएगा, आपका एक सब्जेक्ट है सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जो न्यू वाले हैं उनके लिए सीएमए का एमए अलग कर दिया गया है और एफएम के साथ बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट मतलब अलग से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, सो पहले ओल्ड में जो सीएमए एंड एफएम है
क्योंकि आपका जीएसटी बड़ा है ना, शायद जीएसटी कस्टम 100 मार्क का था तब। तो ओल्ड के अंदर में अगर मैं बात करता हूं तो अगेन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टीम एफएम के अंदर में सबसे पहली चीज आपको बीपी रेशियो, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 3 चीजें करनी है। दूसरी बात, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस 100% आपको करके जाना है। समय मिलता है तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी करिएगा, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नामक चैप्टर जो है आपका अकाउंट्स के अलावा एफएम में जो है, हालांकि चीजें सिमिलर ही है ऑब्वियसली, बट एफएम में जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके अंदर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेशियो एनालिसिस, उसमें भी टर्नओवर बेस्ड रेशियोज, डेट इक्विटी रेशियो, टर्नओवर बेस्ड रेशियोज, वर्किंग कैपिटल रेशियोज, उन पे ज्यादा फोकस करना है। तो आपने रेशियो एनालिसिस का पार्ट थोड़ा सा प्रॉपर्ली करना है। बच्चा क्या करता है, सीएफएस कर लेता है, बट क्वेश्चन सीएफएस का नहीं आता, क्वेश्चन सीएफएस के रेशियोज का आता है, तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अगली चीज है नेट वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस जो होता है उसको थोड़ा सा अच्छे से करना है आपने। मिलर और मॉडल, ऐसा ही कुछ नाम है ना, मिलर और मॉडल, ऐसा जो है वो मॉडल को थोड़ा सा देखिएगा। इसके ऊपर मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा है, हो सकता है इंस्टीट्यूट इसको पूछ ले इस एग्जाम में, लास्ट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इन डिफरेंस पॉइंट का क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, डब्ल्यूएसीसी, एनपीवी, एआरआर के जो क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से रिपीटेटिव इन नेचर है और काफी अच्छा वेटेज है। नए सिलेबस में अगर मैं जाता हूं, आप भूल करके भी, मतलब ये भूलना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है आपने ये, ठीक है। तो आपने भूलना ही नहीं है कि मुझे देखो, मतलब हर चीज का एबीसी होना चाहिए, इसका एबीसी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भूलने की गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ऐसा पकड़ के चलिए, आपकी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा लगता है अच्छे तरीके से काफी, ठीक है। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नया टॉपिक है मेरे ख्याल से, न्यू सिलेबस के अंदर में, ओल्ड में नहीं था, मुझे दिखा तो नहीं पेपर्स में, सिलेबस मुझे अच्छे से पता नहीं है। मैंने एक बार इंस्टीट्यूट का सिलेबस रिकमेंडेड वेटेज वगैरह देखा है इसको आपके सामने रखने से पहले, बट मैंने ज्यादा फोकस पेपर्स के ऊपर किया है, तो मुझे पिछले पेपर्स में तो ये दिखा नहीं ज्यादा, अभी मेरे को न्यू सिलेबस वाले में तो दिख रहा है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में अगेन पीवी रेशियो, बीपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ज्यादा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, बट एट द सेम टाइम अगर आप चाहो तो थोड़ा सा वेरिएबल ओवरहेड को भी देख लीजिएगा। ओल्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, न्यू में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, बजटिंग के चैप्टर में थोड़ा सा कंपैरेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के अंदर में लर्निंग कर्व थ्योरी जो है एलसीटी, उसके जितने भी थ्योरी क्वेश्चन से देख लो, लिमिटेशंस आने के चांसेस ज्यादा है, या कोई भी और क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में एलसीटी का। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग का पार्ट है वैसे देखा जाए तो, बट यहां इसका कैलकुलेशन पूछा जा सकता है मेरे ख्याल से लास्ट अटेम्प्ट में, जितना मुझे याद है, तो मुझे पेज दिख नहीं रहा है सामने, बट ईवीए का क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम पूछा गया था, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू दी एफएमबीडीए, देखिए पहले बीडीए की बात करता हूं। अगर बीडीए को आपने स्किप किया हुआ है तो प्लीज स्किप मत करिएगा, आपको कंपलसरी उसको देख करके जाना है। हाउएवर कम टाइम में आप जितना आप देखना चाहो देख लो, बट देख करके जाना है, उसको मत छोड़िएगा, प्लीज 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 मत छोड़िएगा। आपको लिटरली ये आप तो डुबा भी सकता है बीडीए, या ऊपर बाहर निकाल करके आपको मतलब एकदम हीरा बना सकता है, ठीक है, उतना पोटेंशियल है उसमें, राइट। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना। बीडीए के अंदर में डेटा एथिक्स, डेटा क्लीनिंग, डीपीए और डेटा विजुअलाइजेशन, इसके ऊपर चैप्टर जो है आपका, ये जो चैप्टर्स में से आए हुए हैं, जो भी चैप्टर्स में हो गए, इसके ऊपर लास्ट अटेम्प्ट में पहली बार जो आपका पेपर हुआ था न्यू सिलेबस में, उसमें क्वेश्चंस आए थे, और क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्टडी करने बाद मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। हालांकि बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, तो आपने गो थ्रू चीजें करनी है, इनको नहीं भूलना है, हो सकता है इनमें से एक भी ना है, नया कुछ आ जाए, बट मुझे पर्सनली लगता है इसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। गोइंग ऑन द एफएम पार्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस, टर्नओवर बेस्ड वाले ज्यादा अच्छे से करने हैं। तो रेशियो एनालिसिस सेम जैसे मैंने वहां पे बताया आपको, सीएफएस तो आप कर लोगे, बट सीएफएस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके रेशियोज, तो उसको ध्यान से करिएगा। डब्ल्यूएसीसी, एनपीवी, एआरआर, मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट आने वाला है, फाइनल लेवल पे भी आपको आने वाला है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, ओल्ड में भी था, न्यू में भी है। इंडिफरेंस पॉइंट बीपी, ओल्ड में भी था, न्यू में भी है। न्यू में एक और एडिशनल पॉइंट जो मुझे दिखा और मुझे लगता है आ सकता है, वो डिविडेंड पे आउट रेशियोज के अंदर में वॉल्टर मॉडल जो आता है, डिविडेंड पे आउट में वॉल्टर मॉडल जो आता है, उसको थोड़ा सा ध्यान देकर के करिएगा, ठीक है। उसमें कुछ एमएम हाइपोथेसिस वगैरह भी चीजें होती हैं, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वॉल्टर मॉडल, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट एफएम। आई थिंक सो देयर इज वन मोर सब्जेक्ट लेफ्ट एंड दैट इज लॉ एंड एथिक्स। अच्छा, आप ऐसे प्राणी हो जो पहले ये वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने ओएमएसएम का वीडियो अलग से बनाया हुआ है 5 to 7 मिनट्स का, उसको तो बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके बेसिस पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है, उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं मैं। बाकी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, ओएमएसएम का तो बहुत सारा कंटेंट है इस यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। सो लास्ट सब्जेक्ट पे आ जाता हूं, लॉ एंड एथिक्स के अंदर में आपका जो एथिक्स वाला पार्ट है उसको तो बेहद अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज एथिक्स के अंदर में आप स्कोरिंग अच्छे से कर सकते हो। आप जरूरी नहीं है पूरा टेक्निकल लैंग्वेज प्रॉपरली फॉलो करें, आपको प्रोविजंस वगैरह ऐसा जितने कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। न्यू सिलेबस के अंदर में पिछले अटेम्प्ट में 10-10 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लीगल सिस्टम, लॉ सिस्टम इन इंडिया एंड कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कोड ऑफ वेजेस एक्ट कभी पढ़ा भी नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, हमारे समय पे नहीं था, 19 में आया हुआ है। तो ये जो है इसका वेटेज दिखा है काफी ज्यादा, और अगर पहले ही बार में 10 अटेम्प्ट 10
मार्क्स का पूछा गया है तो आगे भी इसको रिपीट करने का चांस जरूर बनता है। और ये मैंने चैप्टर मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जहां पे मैंने देखा कि 10 मार्क का पूछा गया है और मुझे ऐसा टाइटल देखा कि लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया का इंप्लीमेंटेशन लॉन्च वगैरह जो भी है, इंट्रोडक्शन, तो मैंने एक्चुअल में आपके सिलेबस में से थोड़ा सा गो थ्रू किया उसको। यार मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है, हर स्टूडेंट को ये चीज़ फाउंडेशन में पढ़ानी चाहिए, बट फाउंडेशन में बहुत सारी चीजें समझती भी नहीं है, हाँ या ना, ठीक है। चलिए, सो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने। उसके बाद कंपनीज एक्ट एकमात्र चैप्टर है जो 30 से 35 मार्क का वेटेज कैरी कर रहा है, जिसमें डायरेक्टर ड्यूटी के ऊपर लगभग हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, ओल्ड में न्यू में जो भी है। बोनस शेयर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है लिटरली। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नेगोशिएबल भी करना है, नेगोशिएबल में रिपीटेशन है, बट नेगोशिएबल का वेटेज इन सभी चीजों से कम था, इसके लिए मैंने उसको यहां नहीं लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में रिकवरी वगैरह के प्रोविजंस होते हैं इन केस ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, उन प्रोविजंस को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आई होप आपको वीडियो हेल्प करेगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करिएगा, बहुत हेल्प होगी, मुझे खुशी होगी कमेंट देख करके। मेरी दुआ आपके साथ है, प्रेयर्स आपके साथ है। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव एंड स्ट्रेंथ टू यू।